नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी अ पाठ्यक्रम में सम्मिलित कहानी जॉर्ज पंचम की नाक का अध्ययन करेंगे। ये कहानी कमलेश्वर जी द्वारा लिखी गई है। पहले जानते हैं कमलेश्वर जी के विषय में। लेखक परिचय करवाते हुए मैं बताती हूँ। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। इलाहाबाद का नाम बच्चों बदलकर अब प्रयागराज हो गया है। तो उस समय इलाहाबाद कहा जाता था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय वहाँ की यूनिवर्सिटी से इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उस यूनिवर्सिटी का नाम है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो दूरदर्शन में भी इन्होंने अनेक वर्षों तक कार्य किया और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादन अर्थात एडिटिंग की इन्होंने, और बहुत से कहानियां, लेख, उपन्यास आदि इन्होंने लिखे। तो जिनमें मुख्य पत्रिकाएं हैं जिनमें इन्होंने कार्य किया, सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। तो जो समाचार पत्र दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर और सारिका एक पत्रिका है, मैगजीन है, जिसके लिए इन्होंने कार्य किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो पद्म भूषण की विभूति उपाधि से भी, पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो इस प्रकार वो इस लोक से चले गए। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे। अगुवा मतलब आगे बढ़कर कार्य को करने वाले, उनके हेड रहे। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत क्या होता है? जब कहीं यात्रा के लिए जाते हैं, उन घटनाओं का, उन प्राकृतिक दृश्यों का उसी रूप में वर्णन करना, अपनी यात्रा के विषय में जानकारी देना, यात्रा वृतांत कहलाता है। और संस्मरण भी लिखे। तो उन्होंने आत्मकथा भी लिखी, यात्रा वृतांत, संस्मरण। तो यदि हम देखें तो उन्होंने सभी हिंदी की अधिकतर विधाओं पर उन्होंने कार्य किया। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। तो मुख्य बात यह है कि अनेक हिंदी फिल्मों की इन्होंने पटकथाएं लिखी हैं, जिनमें आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, छोटी सी बात, मिस्टर नटवरलाल। तो इस प्रकार ये प्रसिद्ध फिल्में हैं उस समय की, जिनकी पटकथाएं कमलेश्वर जी द्वारा लिखी गई हैं। और अनेक टीवी धारावाहिकों के लिए भी इन्होंने पटकथाएं लिखी। पटकथा क्या होती है बच्चों? कथा तो कहानी जो आमतौर पर हम पढ़ते हैं, लेकिन पटकथा अर्थात पर्दे पर फिल्माने के लिए, पर्दे पर मंचित करने के लिए जिस कथा के रूप को बदल देना, यानी कि उस कथा में, उस कहानी में इस प्रकार सभी कुछ वर्णित किया जाएगा जिससे कि उसको मंचित किए जाने में सुविधा हो। और जैसे अगर दृश्य रसोई घर का है तो वहां लिखा जाएगा कितने धीमा प्रकाश रहेगा या तेज प्रकाश रहेगा। ये सारी बातें भी पटकथा में लिखी जाती हैं। तो कथा जो मूल कहानी है, और उस मूल कहानी को किस प्रकार फिल्माया जाएगा या मंचित किया जाएगा मंच पर, उसे पटकथा कहते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अनेक धारावाहिकों के लिए पटकथाएं लिखी। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। तो आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है कि आज की महानगरीय सभ्यता इस बात को सोचने के लिए विवश करती है कि हम भले ही आज भाग दौड़ में शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत संवेदनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, वो कहीं ना कहीं सिमटते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं, और हम अपने आप में ही घिर कर रह जाते हैं। तो इस व्यथा को उन्होंने अच्छी तरह समझा
और अपनी रचनाओं के माध्यम से उसे उजागर भी किया। आगे देखते हैं। तो पाठ परिचय, अब कहानी जो हमारी आज की है जॉर्ज पंचम की नाक, उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है ना। आपने मुहावरे भी बहुत सुने होंगे नाक के विषय में, नाक कटना अर्थात बेइज्जती हो जाना। तो नाक जो है वो इज्जत का, मान सम्मान का प्रतीक है कि हमारी नाक ऊंची कर दी। नाक ऊंची करना मतलब मान सम्मान बढ़ा देना। तो ये नाक जो है ये मान सम्मान का प्रतीक है। और इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना, नाक काटना प्रमुख हैं। कि नाक कटना अर्थात नाक कट गई, यानी कि उनकी बेइज्जती हो गई। नाक काटना यानी कि किसी ने नाक काट दी अर्थात बेइज्जती कर दी। तो इस प्रकार नाक कटना, नाक एक मान सम्मान का प्रतीक है। और इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए उन्होंने इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। एक व्यंग के माध्यम से, एक आयरनी है, एक मजाक हास्य भी है, साथ ही एक संदेश भी प्रदान कर रहे हैं, वही व्यंग कहलाता है। तो कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में व्यंग्यात्मक ढंग से इन मुहावरों का विस्तार किया है, इसके अर्थ का विस्तार किया है। सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। तो जो मुख्य बात इस पाठ की है वो यही है कि आजादी हमें प्राप्त हो चुकी। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश अनेक वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। और अगर हम इस बात को दृष्टिगोचर करें और देखें तो आज तक भी हमारी सोच पर कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता हावी होती है। हम पश्चिमी सभ्यता की ओर अंधे होकर भागे जाते हैं। तो यही प्रभाव और उन लोगों के प्रति मान सम्मान की भावना जिन्होंने हमारे देश पर इतने अत्याचार किए, वो यहाँ परिलक्षित होती है। इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे। तो अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता, तो उनकी जो सोच है, उनकी मानसिकता है, और विदेशी आकर्षण पर उन्होंने गहरी चोट की है अर्थात गहरा प्रहार किया है। अपने कथ्य में सफल ये कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कि व्यावसायिक पत्रकारिता क्या है? व्यावसायिक पत्रकारिता जो सभी की गुलामी करना चाहे, जो उनकी जी हजूरी करना चाहे, उनकी इच्छा अनुसार चले। परंतु ये कहानी पत्रकारिता के संदर्भ में बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये चोट करती है ऐसे लोगों के मानसिकता पर। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम पाठ का परिचय विस्तार से जानेंगे, पाठ का सार और उसके प्रश्नोत्तर के विषय में जानेंगे। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला मुख्य बिंदु जो इस पाठ के आधार पर है वो है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आने वाली थी। आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र में एलिजाबेथ द्वितीय का चित्र है ये। और एलिजाबेथ द्वितीय का शासनकाल 6 फरवरी 1952 से वर्तमान समय तक चल रहा है इनका शासनकाल। इनका जन्म लंदन के ड्यूक जॉर्ज षष्ठम व राजमाता रानी एलिजाबेथ के यहाँ हुआ। तो उनकी पुत्री थी ये, और इनके पति हैं प्रिंस फिलिप। प्रिंस फिलिप से इनका विवाह हुआ। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ जब भारत के दौरे पर आने वाली थी, उस समय किस प्रकार की तैयारियां उनके लिए की गई, उनके स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां हुई, ये सभी इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलता है। तो ये उन दिनों की बात है जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आने वाली थी। लंदन के समाचार पत्रों में शाही दौरे संबंधी तैयारियों के समाचार छपते थे। अब उनके देश की वो रानी हैं और इस प्रकार समाचार जहां वो जा रही हैं उनके विषय में सभी समाचार छपते थे कि किन किन देशों के दौरे पर जाएंगी, कहां कहां जाएंगी, क्या करेंगी। तो इन सब बातों की जानकारी उनके समाचार पत्रों में प्रदर्शित होती थी, छपती थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी
रानी द्वारा भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर पहनी जाने वाली पोशाकों को लेकर चिंतित था। अब क्योंकि रानी का दर्जी है वो, अब रानी इतनी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की धनी है और वो रानी इन सभी देशों के दौरे पर आ रही हैं जिन्हें वो अपना उपनिवेश बना चुकी थी, और किस प्रकार उनका पहनावा होना चाहिए इस बात की चिंता उनके दर्जी को थी कि स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी हस्ती हैं और किस प्रकार, क्योंकि उनके दर्जी की तो नौकरी यही है ना कि किस प्रकार की वेशभूषा वे धारण करें, कैसे परिधान पहने, किस प्रकार रानी दिखाई देंगी, और जिन देशों में जाएंगी वहां रानी की खूब वाहवाही होनी चाहिए, उस दर्जी का नाम होना चाहिए। इस प्रकार की सोच शायद उसके मन में रही होगी और स्वाभाविक सी बात है कि उसकी नौकरी थी और वो रानी का दर्जी था, तो ये सब बातें उसके लिए सोचने के लिए महत्वपूर्ण थी। तो रानी द्वारा भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर पहनी जाने वाली पोशाकों को लेकर वो चिंतित था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी अगर हम कहें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त कर रहा था और छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दे रहा था, तो उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका सेक्रेटरी और कहें तो जासूस इस महाद्वीप का दौरा करने वाला था, जिससे वो देख सके कि रानी जहां पर आ रही हैं तो उनके लिए कोई और इंतजाम यदि उन्हें करने हो तो वो कर सके। नए जमाने में फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत जाने पर भी पत्रकारों की फौज तैयार थी कि जहां फौज फाटा की बहुत सारे सदस्यों का समूह जिस प्रकार से होना चाहिए वैसे ही पत्रकारों की फौज तैयार थी, क्योंकि उन्हें कार्य करना था। और रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आ रही हैं, भारत के दौरे पर आ रही हैं, तो सारी कवरेज, सारी उनको रूपरेखा चाहिए थी, सारे कार्यक्रम की जानकारी चाहिए थी, जिससे वो अपने समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में उन सबको छाप सकें। तो इसके कारण सारी फौज जो थी, फौज फाटे के साथ सभी पत्रकार तैयार थे। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. फिर है इंग्लैंड के समाचार पत्रों की कतरने दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी नजर आती थी। अब हास्यास्पद बात और व्यंग्यात्मक बात यही है कि जहां इंग्लैंड के समाचार पत्रों में कतरने अर्थात उसकी जो कटिंग्स हैं, जो उनकी न्यूज थी, जो समाचार थे, वो जब इंग्लैंड में तो छप ही रहे थे क्योंकि रानी भारत के दौरे पर आ रही थी, तो उन खबरों को अगले दिन हम हिंदुस्तान के समाचार पत्रों में देख सकते थे। और यही व्यंग्य की बात लेखक हमारे समक्ष उत्पन्न करना चाहते हैं, उपस्थित करना चाहते हैं कि विदेशी परंपरा, जो विदेशी प्रभाव इतना ज्यादा हावी हो गया कि अपने देश की समाचारों से भी कोई अर्थ नहीं रह गया। सब सिर्फ इसी अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आ रही हैं और वो क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, क्या पहनेंगी, दर्जी ने क्या किया, जो उनका सेक्रेटरी है उसने क्या किया, इन सब बातों की इतनी जानकारी, जिसमें कि हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उन सब विषयों की जानकारी उस समय के पत्रों में मुख्य खबरों के रूप में नहीं दी जा रही थी। तो ये बात कमलेश्वर जी के हृदय को आघात पहुंचाती है और इसी कारण उन्होंने इस कहानी को इस रूप में लिखा। तो ये इन खबरों के माध्यम से ही मैं पता चला कि रानी ने हल्के नीले रंग का एक सूट बनवाया है। रानी ने भारत में आने के लिए, पहनने के लिए एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है और उस पर करीब 400 पाउंड का खर्च आया है। रानी की जन्म पत्री भी छप गई।
अब जब हिंदुस्तान के समाचार पत्रों में रानी की जन्मपत्री छप रही है, वो किस प्रकार का परिधान पहनेंगी वो बातचीत की जा रही है। प्रिंस फिलिप के कारनामे, यहाँ तक कि उनके प्रिंस फिलिप जो रानी के पति हैं, उनके कारनामे अर्थात उनके द्वारा किए जाने वाले काम वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हद की बात तो यही है वास्तव में कि उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की भी पूरी जीवनियां देखने में आई। तो ये सब भी हमारे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का अंग बने कि जो उनके नौकर चाकर हैं, उनके बावर्ची हैं, खाना बनाने वाले हैं, जो अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड्स जो उनके हैं, उन सबके विषय में भी हमारे भारत के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में विशेष रूप से छापा गया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। शाही महल के कुत्तों की तस्वीरें भी छापी गई। अब देख लीजिए कहां तक बात जा रही है कि उनके कुत्तों तक की तस्वीरें हम पत्र पत्रिकाओं में देख रहे हैं। तो कितना व्यंग है इस तथ्य में, इस बात में। और वास्तविकता यही थी कि इतना सब कुछ होते हुए भी ये छोटी छोटी चीजें कि उनके नौकरों के विषय में भी जानकारी विस्तार पूर्वक, उनके कामों के विषय में जानकारी दी जा रही है, तो लेखक के हृदय को ठेस पहुंची और उन्होंने इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहा लोगों का कि किस अंधी दौड़ में किस का अनुकरण करते चले जा रहे हैं, क्यों करते चले जा रहे हैं। तो खबरों से पूरे भारत में सनसनी थी। आखिर 5,000 रुपए का सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरने वाली, 5,000 रुपए उस समय की बात है जब लेखक ने कहानी लिखी और रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई। तो आज के समय में तो थोड़ा सा सामान्य सी बात हो गई है 5,000 रुपए का सूट पहनना, परंतु उस समय थोड़े से महत्वपूर्ण बात थी ये कि 5,000 रुपए का सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरने वाली रानी के लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी मेहमान आते हैं, अतिथि देवो भव हमारे देश की परंपरा है और इस परंपरा को जारी रखने के लिए हम बहुत से कार्य करते हैं, तन मन धन से जुट जाते हैं उन कामों को करने के लिए, अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए। और फिर भाई ये तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय थी जो कि हमारे देश पर उनका प्रभुत्व इतने समय तक रहा और फिर वो भारत का दौरा करने आ रही हैं, तो कुछ क्यों बहुत कुछ होना चाहिए। रानी के नई दिल्ली आने की तैयारियों में उसका काया पलट होने लगा। किसका काया पलट होने लगा? दिल्ली का, नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, यानी उसमें बदलाव आने लगा, उसमें सुधार आने लगा। बहुत सी उसको सजाने के लिए कार्य किए जाने लगे, सड़कें ठीक होने लगी। सड़कें जवान हो गई से यही तात्पर्य है कि सड़कें सही कर दी गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। जो इमारतें, बिल्डिंग्स जो थी, उन्होंने नाजनीनों थे कोमल अंगों वाली, सॉफ्ट जो है, हम किसी युवती के लिए प्रयोग कर सकते हैं इस विशेषण को, लेकिन यहाँ पर इमारतों के लिए प्रयोग किया है कि इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, अर्थात वो बहुत सुंदर दिखाई देने लगी, उनकी रखरखाव किया गया, उनकी मेंटेनेंस की गई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ आता है जॉर्ज पंचम की नाक संबंधी दास्तान। आपको मैं तो नई दिल्ली में सभी कुछ था, किंतु जॉर्ज पंचम की नाक ना थी। जॉर्ज पंचम, देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, ये जॉर्ज पंचम का चित्र है और जॉर्ज पंचम प्रथम ब्रिटिश शासक थे। जो कि विंडसर राजघराने से संबंधित थे। तो ये अपने पिता महाराज एडवर्ड सप्तम की 1910 में मृत्यु होने पर महाराजा बने और ये स्वयं एक ऐसे सम्राट थे जो कि अपने स्वयं के दिल्ली दरबार में अपनी भारतीय प्रजा के सम्मुख इन्होंने इनका राज तिलक किया गया, राज मुकुट इन्होंने धारण किया। तो ये जॉर्ज पंचम की एक स्टैच्यू, एक उनकी लाट वहां पर थी नई दिल्ली में। इस नाक को लेकर बहुत तहलके मचे। इस बात पर राजनीतिक स्तर की बहस हुई कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए।
कि तहलके मचे, क्योंकि जॉर्ज पंचम के स्टैच्यू में से, उस लाट में से नाक जो थी वो हट गई थी, अलग हो गई थी। और फिर ये बात हुई कि नाक को कैसे लगाया जाए, कैसे तैयारी की जाए नाक को लगाने की, क्या उपाय किया जाए इसे ठीक करने का। और यही सब प्रयास किया जा रहा है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे तो इस बात पर राजनीतिक स्तर पर बहस हुई। अब बहस का मुद्दा देखिए, बहस का विषय देखिए कि ये पॉलिटिकल इश्यू बन गया। राजनीतिक स्तर पर इसकी बहस चल रही है कि उस स्टैच्यू में, उस लाट में नाक कैसे लगाई जाए, जो कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। हर राजनीतिक आंदोलन की तरह कुछ इसके पक्ष में थे तो कुछ इसके विपक्ष में। इस आंदोलन के चलते जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक को बनाए रखना है, इसके लिए हथियार बंद, हथियार से लैस पहरेदार उसकी देखभाल के लिए, रखरखाव के लिए, उसको सावधानी पूर्वक रखने के लिए पहरेदार तैनात कर दिए गए ताकि कोई उसकी नाक तक न पहुंच सके। किंतु हादसा यह हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद सिपाहियों की गश्त के बावजूद भी लाट की नाक चली गई। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आता है सरकारी तंत्र में नाक को लेकर चिंता। तो रानी भारत आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह सोचकर खैरख्वाहों ने चिंतित होकर मीटिंग बुलाई। खैरख्वाह कौन होते हैं? खैरख्वाह मतलब भलाई चाहने वाले। तो भलाई चाहने वाले जो थे, अब इस शब्द में भी अपने आप में व्यंग है कि भलाई चाहने वालों को अपने देश के लोगों से और उनकी तत्कालीन स्थिति की चिंता नहीं है। तो वो खैरख्वाहों ने चिंतित होकर एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई। सभी इस बात पर सहमत थे कि यदि ये नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी, अर्थात हमारी भी इज्जत नहीं रह पाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए और अंततः यह तय हुआ कि नाक का होना जरूरी है और एक मूर्तिकार को बुलवाया गया कि वो नाक लगा दी जाए। पैसे से लाचार मूर्तिकार ने समस्या सुनकर कहा, नाक लग जाएगी, पर यह मालूम होना आवश्यक है कि ये लाट कब और कहां बनी थी। कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन ये लाट बनी कब थी, इसका बनने का समय कब था, ये स्टैच्यू कब तैयार हुआ और कहां से इस पत्थर को लाया गया, ये जानकारी होगी तभी तो वो पत्थर दोबारा ढूंढा जाएगा, उसकी से नाक बनाई जाएगी और लगाई जाएगी। तो इसके लिए पत्थर कहां से लाया गया, इन दो बातों की जानकारी मूर्तिकार को चाहिए थी। सभी हुक्कामों ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक दूसरे की तरफ देखा। हुक्काम कौन है? शासक वर्ग। जो अधिकारी वर्ग है, शासक वर्ग, उनके लिए कहा गया है तो एक दूसरे की तरफ देखा उन लोगों ने। मसले को हल करने के लिए क्लर्क को फोन करके मामले की छानबीन का भार सौंपा गया। कि क्लर्क को कह दिया गया कि तुम्हें इसकी छानबीन करनी है कि ये पत्थर कहाँ से लिया गया और कब ये स्टैच्यू तैयार हुआ। किंतु पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरने पर भी कुछ पता ना चला। कि पुरातत्व विभाग जो है, जो पुरानी वस्तुओं के, पुराने इमारतों के, पुराने जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनके रख रखाव की जो कार्य करता है, उस विभाग को भी फाइलों के पेट चीरने पर अर्थात उनको अच्छी तरह से देखने पर कि कहीं किसी फाइल में उसके विषय में कुछ लिखा हो, ये सब कुछ नहीं पता चला। क्लर्क ने क्षमा मांगते हुए कहा कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, ये फाइल सब कुछ खा गई, कुछ नहीं बचा हुआ अब इनके अंदर। आखिरकार हल खोजने के लिए मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया मूर्तिकार को, क्योंकि नाक तो लगानी पड़ेगी ही। अब मूर्तिकार का सुझाव, ये चौथा बिंदु है इस पाठ का मुख्य बिंदु, कि मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिए कि नाक को किस प्रकार तैयार किया जाए। मूर्तिकार ने उसकी परेशानी सुनकर कहा कि वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसे पत्थर खोजेगा। अब पता ही नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, उसको तो काम करना है नाक लगाने के लिए, तो वो हर पहाड़ पर जाकर पत्थर खोजेगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने गर्वीला भाषण दे डाला जो अखबारों में छप गया। मूर्तिकार पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा और हताश होकर
लौट आया, किंतु हताश लौटा। उसे पत्थर नहीं मिला। उसने कहा यह पत्थर तो विदेशी है, कि ये तो विदेशी पत्थर है, इसलिए यहाँ नहीं मिला, क्योंकि वह सब जगह जाकर ढूंढ आया। सभापति ने तैश में आकर कहा, आपकी अक्ल पर लानत है। जब हम विदेशों के हर तरीके रहन सहन आदि को अपना चुके हैं तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता कि अब विदेश द्वारा मंगवा लिया जाए पत्थर। मूर्तिकार थोड़ी देर चुप रहकर बोला कि अखबार वालों तक बात ना पहुंचने की शर्त पर वह कुछ अपना कहना चाहता है। सभापति की आंखों में चमक आई, खुश हो गया कि कोई तो उपाय मिल गया है नाक लगाने का। कमरों के दरवाजे बंद करवा दिए गए। मूर्तिकार ने सुझाव दिया, देश भर में हमारे नेताओं की मूर्तियां भी हैं, यदि अनुमति हो तो जिसकी नाक इस मूर्ति पर ठीक बैठे उसे उतार लाए। बच्चों, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण व्यंग उभर कर आ रहा है कि हमारे देश के नेता जो हमारे लिए इतने सम्माननीय हैं और देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी, मृत्यु को प्राप्त हो गए हंसते हंसते। उन नेताओं के, उन महान नेताओं की नाक उतारने की तैयारी की जा रही है कि उनकी नाक को उतारकर जॉर्ज पंचम की नाक के स्थान पर लगा दिया जाए। तो बड़ी दुखद स्थिति है कि अपने जो महान हमारे नेता हुए हैं, महान जो हमारे क्रांतिकारी वीर हुए हैं, उनकी नाक को हटाकर दूसरे जॉर्ज पंचम की नाक को महत्व देना, अर्थात उनके मान सम्मान को बढ़ाना। नाक के विषय में हमने पढ़ा था, शुरू में भी मैंने बताया था कि नाक हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। तो वो नाक कटना कितना घृणित सोच को प्रदर्शित करता है, किस घृणित सोच को प्रदर्शित करता है कि हमारे नेताओं की नाक को हटा दिया जाए, काट दिया जाए और दूसरे किसी की मान सम्मान को बढ़ाया जाए। तो सभापति ने कहा ठीक है, पर होशियारी से। अब सभापति महोदय जिनको अपना कार्य करवाना था वो राजनीतिक तंत्र से जुड़े हुए थे और उनको तो यही था बस रानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्हें किसी बात पर यह नहीं लगना चाहिए कि भारत में आने पर उनका सम्मान नहीं हुआ या किसी प्रकार से कोई अपमान किया गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, लगा दो, कोई बात नहीं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. मूर्तिकार फिर से देश दौरी पर निकला। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था, तो उसने नाक का नाप ले लिया। नाप मतलब मेजरमेंट, उसको नाप लिया कि कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ाई है। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, ये सभी हमारे प्रसिद्ध नेता हुए हैं। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सभी की नाकें नापी। सभी की नाक उसने नाप ली, जिन सब के स्टैचू लगे हुए थे, जिनकी लाट लगी हुई थी। और गुजरात जाकर सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय आदि की नाप जोख करके बिहार की तरफ गया। अब बिहार होकर उत्तर प्रदेश की तरफ आया। चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। इन सभी की नाक उसने मूर्तिकार ने देखी कि शायद इनमें से किसी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक के पर लगाई जा सके उस स्थान पर। तो मद्रास जाकर सत्य मूर्ति को भी देखा। मैसूर केरल होकर वह पंजाब गया। वहां लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना हुआ, किंतु समस्या हल नहीं हुई। किसी की नाक का साइज, किसी की नाक का नाप उससे नहीं मिला।
उसने दिल्ली आकर कहा कि वह पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया है। सभी मूर्तियों की नाक नापी, किंतु जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी ही निकली, कि सबकी नाक बड़ी है। एक बात यहाँ पर यही आ रही है कि उनका सभी का मान सम्मान अधिक है, बड़ा है, महत्वपूर्ण है। तो सभी यह सुनकर उदास हो गए, किंतु मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी ही थी। कि उसने सब उदास हो गए तो मूर्तिकार ने उनको ढांढस बंधाया, तसल्ली दी कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में जो बच्चे शहीद हुए, शहीद होने वाले बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी। उनका मान सम्मान भी उनसे अधिक है। एक अप्रत्यक्ष रूप से हम समझें तो समस्या विकट थी। बड़े हुक्कामों का सोचना था कि यदि मूर्ति को नाक न लगी तो फिर रानी के स्वागत का क्या अर्थ है, कि यदि नाक ही नहीं लगी तो रानी का स्वागत कैसे होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मूर्तिकार की नई योजना। मूर्तिकार के दिमाग में एक हैरत अंगेज ख्याल आया। जब काम सीधे ढंग से नहीं हो पा रहा तो एक आइडिया उसको आ गया दिमाग में, और उसने जो सोच उसकी यहाँ प्रकट होती है, जो विचार उसके मन में आया, वो बहुत ही, हम कहें अगर हम सोचें तो बहुत लज्जास्पद है। तो वो विचार ये है कि उसने बंद कमरे में अपनी योजना को प्रस्तुत भी किया। बंद कमरे में उसने नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कि जितनी जनसंख्या है, किसी की नाक तो मैच करेगी ना जॉर्ज पंचम की नाक के साइज से, तो उस जिंदा व्यक्ति की नाक को काट कर लगा दिया जाए। अर्थात अपने देश के लोगों के मान सम्मान का, उनकी जान का, उनकी तकलीफ का, उनके दुख का कोई महत्व नहीं समझा गया। तो इस प्रकार सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये कहानी उस समय की तात्कालिक स्थिति को तो व्यक्त करती ही है, साथ ही हमारे देश में आज भी जिस प्रकार हम अंग्रेज़ों के उस प्रभाव को महसूस करते हैं या उनके उस प्रभाव से हम प्रभावित हैं, और अपने आप को हम बिल्कुल कई बातों पर अगर हम देखें तो कुछ स्थानों पर एकदम नीचा गिराकर भी उस देश के मान सम्मान को, उन लोगों को हम अधिक महत्व देते हैं, जो कि लेखक के अनुसार और सच पूछें तो एक भारतीय के अनुसार कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान सम्मान करें, हम सभी का मान सम्मान करते हैं, हमारी देश की परंपरा यही है, अतिथि देवो भव। लेकिन जब अतिथि इस प्रकार के कार्य करें कि हमारे देश को गुलाम बनाएं, और हम ये सोचें कि उन गुलाम बनाने वाले राजा को प्रसन्न करने के लिए हम अपने देश के जीते जागते व्यक्तियों को मार दें, तो ये कहाँ की मानवीयता है। इस प्रकार की सोच यहाँ पर लेखक जगाना चाहते हैं। तो बात के साथ ही सभा में सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए, आप सिर्फ मुझे परमिशन दे दो, मैं अपने आप ही नाक का इंतजाम कर लूंगा। कानाफूसी के बाद, कानाफूसी अर्थात धीरे धीरे बोलना, सब आपस में अधिकारी वर्ग ने बात की, धीरे धीरे बोलकर एक दूसरे के कान में, और उसको अनुमति दे दी। समाचार पत्रों में नाक का मसला हल होने की खबर छपी। समाचार पत्रों ने छाप दिया कि नाक का मसला हल हो गया, जो जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जानी थी। बस यही छपा कि राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। तो राजपथ पर इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की लाट है उसकी नाक लग रही है, ये समाचार पत्र में छप गया। अगला बिंदु देखिए, नाक लगने से जुड़ी तैयारियां। नाक लगने से पहले हथियारबंद सिपाहियों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर उसे साफ किया गया। उसकी खाद निकालकर ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने ना पाए। जो जिंदा नाक लगाई जा रही है वो सूख ना जाए और उतर ना जाए। फिर क्या होगा, तो जनता इससे बेखबर थी, जनता को पता ही नहीं था, क्योंकि उनसे ये बात छिपाई गई थी। भीतर ही भीतर तैयारियां चल रही थी। रानी के आने का दिन करीब ही था। मूर्तिकार अपने ही बताए हल से परेशान था। उसने हल तो बता दिया कि जिंदा नाक लगा दी जाए, लेकिन किस व्यक्ति की नाक लेकर आएगा,
ये सोचकर वो परेशान था, उसको चिंता थी। उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, पर उसे मदद के साथ कहा गया कि एक खास दिन तक नाक लग जानी चाहिए। उसने और मदद मांगी, जो भी सहायता उसे चाहिए होगी, लेकिन उसको साथ ही एक निश्चित दिन भी बता दिया गया, तय कर दिया गया कि इस दिन तक नाक तुम्हारी इस लाट की नाक लग जानी चाहिए, ये कार्य हो जाना चाहिए। अगला बिंदु है जॉर्ज पंचम के नाक लगना। अब कैसे नाक लग रही है? वह दिन आया और जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सभी अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। कितनी महत्वपूर्ण समाचार बन गया है, कितना महत्वपूर्ण समाचार कि सभी समाचार पत्र छाप रहे हैं इस बात को कि जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। किंतु ऐसी नाक लगी है जो कतई पत्थर की नहीं है। अब वो पत्थर की नहीं दिखाई दे रही, ये बात भी उन्होंने साथ ही छाप दी। उस दिन गौर करने योग्य बात थी कि किसी भी अखबार में देश में कहीं भी किसी उद्घाटन, कहीं फीता काटने, सार्वजनिक सभा होने, अभिनंदन होने, मान पत्र भेंट करने से जुड़ा कोई समाचार नहीं छुपा, कोई समाचार नहीं छपा। सबसे महत्वपूर्ण बात सभी के लिए ये थी कि जॉर्ज पंचम के जो लाट है, जो स्टैच्यू है, उस पर नाक लगा दी गई है। यही एक महत्वपूर्ण बात रह गई। अपने देश की समस्याओं, अपने देश के अच्छी घटनाओं या बुरी घटनाओं से कोई लेना देना किसी ने नहीं रखा। कहीं स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा, सभी अखबार खाली थे। पता नहीं इसका क्या कारण था। नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। ये एक मान सम्मान का प्रतीक जो नाक है, वो एक बुद्ध के लिए चाहिए थी, लेकिन कहीं कोई समाचार नहीं छापा गया। ये बात एक विचारणीय थी। एक पाठ का सार, महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं पाठ का सार आपको समझाऊंगी। एक बार इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे के लिए रवाना होने वाली थी। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों से संबंधित छपी विस्तृत जानकारियां भारत के समाचार पत्रों में छपने लगी। रानी की यात्रा को लेकर उनके दर्जी की चिंता की खबर भी पढ़ी गई। रानी का आगमन दिल्ली में होना था, इसलिए सड़कें सुधरने लगी, इमारतें सजने लगी। नाक ऊंची रखने के लिए सभी तैयारियां जोर शोर पर थी कि कड़ी सुरक्षा के बाद भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। एक विदेशी के आगमन पर एक विदेशी की नाक ना होने से भारत की नाक नहीं बच सकती थी कि एक विदेशी का आगमन हो रहा है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आ रही हैं अपने पति के साथ, और उस समय इतने महान शासक जॉर्ज पंचम जो हुए हैं, उनकी लाट पर नाक का ना होना उनके सम्मान को नीचे करता है। तो इस प्रकार इसलिए देश के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों ने सभा की और मूर्ति पर नाक लगाने का निश्चय किया। उन्होंने सभा की एक मीटिंग बुलाई और नाक लगाने का निश्चय किया। एक गरीब मूर्तिकार ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए हिम्मत करके अवसर का लाभ उठाना चाहा। वो गरीब था मूर्तिकार, उसने सोचा कि मैं भी अवसर का लाभ उठा लूं, मुझे भी कुछ पैसा मिल जाएगा। उसने सभा में पुरातत्व विभाग की फाइलों से जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जैसा पत्थर ढूंढवाया, परंतु फाइलों में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। फिर सभा की गई, उसमें उसने देश के पहाड़ों और खानों के पत्थरों से मूर्ति के पत्थर को मिलाकर देखने का निश्चय किया। नेताओं और अधिकारियों को हिम्मत मिली, परंतु मूर्तिकार को अपने पूरे प्रयास के बाद वैसा पत्थर भी नहीं मिला। इस बार मूर्तिकार ने सभा को गुप्त बनाते हुए सुझाव दिया कि अखबारों को दूर रखा जाए, यानी कि किसी को ये खबर ना दी जाए कि मूर्ति पर नाक लगाने का कार्य किस प्रकार किया जा रहा है। तो देश के महापुरुषों की मूर्तियों की नाकों के नाप लिए जाएं और ठीक आने पर उतरवा कर वे लगवा दी जाएं। अब कितनी घृणित सोच को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि ऐसी सोच को प्रदर्शित करता है कि अपने राजनेताओं की, अपने देश के नेताओं की, अपने वीर सिपाहियों की, सेनानियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की मान सम्मान का प्रतीक नाक को उतार कर कि विदेशी व्यक्ति जो कि हमारे देश पर जिन्होंने कब्जा किया, अपना उपनिवेश बनाया भारत को, उनके सम्मान को बढ़ाया जा रहा है। तो इस घबराहट के बाद भी सदस्यों सहित सभापति ने मूर्तिकार को अनुमति दे दी।
परंतु दुर्भाग्य से पूरे देश के महापुरुषों की मूर्तियों के साथ सन 1942 के आंदोलन में बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। रानी के आगमन का समय करीब था। फिर की गई बैठक में अधिकारियों और नेताओं की हड़बड़ाहट देखकर मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए 40 करोड़ की आबादी वाले भारत के एक नागरिक की जीवित नाक लगाने का रास्ता सुझाया। अपने प्रस्ताव पर सभा में सन्नाटा छाता देखकर मूर्तिकार ने खुद आगे बढ़कर अपने काम की जिम्मेदारी ले ली, तो फिर उसे इस कार्य की अनुमति मिल गई। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति साफ की गई, उस पर रंग किया गया। अखबार वालों को खबर दी गई कि जॉर्ज की मूर्ति की नाक की समस्या का हल निकल आया है, नाक लगने वाली है। अर्थात कुल मिलाकर सारी बातें छोड़कर उन सबको हटाकर महत्वपूर्ण बात क्या रह गई थी? केवल नाक लाट पर नाक का लगाया जाना, मूर्ति पर नाक लगना। अपनी ही योजना पर परेशान मूर्तिकार ने एक दिन कमेटी वालों से जीवित नाक लाने और लगाने में मदद मांगी। कमेटी वालों ने मूर्ति के आसपास बने तालाब की सफाई करके ताजा पानी भरा और अगले दिन मूर्तिकार ने मूर्ति पर नाक फिट कर दी। लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा जैसी दिखाई देने वाली नाक देखी। मूर्तिकार के साथ सभी खुश थे कि समय से पहले ही देश की नाक बचाकर नाक ऊपर रखने का इंतजाम हो गया, तो देश की नाक बच गई। भले ही अपने देश के किसी व्यक्ति की नाक कट गई, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि उसकी नाक बच गई, क्योंकि वो जॉर्ज पंचम की जो नाक लग गई तो इससे जो विदेशी आएंगे मेहमान वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो अखबार वालों ने तो उस दिन किसी के अभिनंदन, स्वागत समारोह या उद्घाटन की ना तो खबर छापी और ना फोटो। केवल मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली जॉर्ज पंचम की को लगी नाक की खबर छापकर नाक रहित हुए भारत की असलियत से उद्घाटित किया कि ये नाक लगाया जाना, जॉर्ज पंचम के लाठ पर नाक का लगाया जाना, उसकी मूर्ति पर नाक का लगाया जाना हमारे मान सम्मान को कहीं बढ़ावा नहीं दे रहा, उसे बढ़ा नहीं रहा। अपितु असलियत ये है कि ये नाक रहित हुआ भारत यहाँ पर, कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची इस बात से। इस असलियत को उद्घाटित किया गया। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.